Hello friends, you are welcome in PVPLA online classes. Today we have to discuss on objection on jurisdiction under section 9 and section 21. It means we have to discuss the difference between the use of the same term, that is jurisdiction, under section 9 and under section 21. आज हम लोग सिविल प्रक्रिया संहिता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द पर चर्चा करेंगे। यह शब्द है अंग्रेजी में ज्यूरिसडिक्शन और हिंदी में है अधिकारिता। अधिकारिता शब्द पर हम चर्चा करेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता में अधिकारिता शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त है। धारा 9 में सिविल न्यायालयों के प्राधिकार के रूप और धारा 21 में, या हम कहें कि धारा 16 से लगाए 21 में किसी न्यायालय के विशेष अधिकारिता के संबंध में। एक्चुअली इसको कह पाना भी बहुत मुश्किल है, महसूस करना तो आसान, इसको बोलना लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ही टर्म का यूज कर दिया गया दोनों, और इस नाते बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये इंटरव्यू में या मेंस में। सो द टर्म jurisdiction used under section 7 and section 9 is in different form, is in different sense than the same term used under section 16 to 21 or section 16 to 25. Today we have to discuss the two. Consequences we know that if there is jurisdictional error under section 9, then the decree would be void, null and void, ab initio, null and void, absolutely. There would be no other condition to be proved. No. अगर धारा 9 के अधीन अधिकारिता नहीं तो ऐसे न्यायालय द्वारा पारित की गई डिक्री आत्यंतिकतः शून्य है, एब्सोल्युटली वाइड, किसी अन्य शर्त की आवश्यकता नहीं है। जबकि अगर धारा 16 से 20 में अधिकारिता नहीं और फिर भी डिक्री पास कर दी गई है, तो ऐसी डिक्री पास हो जाने के बाद प्रभावी होगी जब तक कि यह भी न साबित कर दिया जाए। दो बातें साबित और करनी पड़ेगी, एक तो कि फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पर ज्यूरिसडिक्शनल ऑब्जेक्शन किया गया था, और दूसरा कि उसकी वजह से कुछ इनजस्टिस हुआ है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं है तो भले ही ज्यूरिसडिक्शन नहीं है बट डिक्री वैलिड, यानी ज्यूरिसडिक्शनल एरर सेक्शन 9 वाला एब्सोल्युटली डिक्री को वाइड कर देगा। ज्यूरिसडिक्शनल एरर अंडर सेक्शन 15 to 20 doesn't make a decree void itself unless two other elements are proved. First is that objection has been raised earlier at the first opportunity, and secondly that it causes injustice. ये दो एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रूव करने हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आखिर ऐसा क्या है, कौन सा क्षेत्राधिकारिता है धारा 9 में जिसके न होने पर कोई डिक्री अगर पास की गई तो वो वाइड हो रही है, और वो कौन सी क्षेत्राधिकारिता है जो धारा 15 से 20 में है जिसके न होने पर भी कोई बात नहीं। और ये एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आपको परेशान करने वाली बात है, आप परेशान होते हैं। When you go through some judgments of Supreme Court, like if you will read judgment of Kiran
Singh versus Chaman Paswan, in which Supreme Court held that mere jurisdictional error or passing a decree having no jurisdiction doesn't make the decree void. समझ में नहीं आता। वही सेक्शन 9 पर जो कोई केस पढ़ते हैं, जैसे वाडिया एंड कंपनी का केस है या और भी केसेस हैं, मैं बता रहा हूं, वहां मिलता है कि द कोर्ट हैज नो जुरिडिक्शन, द डिक्री पास बाय द कोर्ट इज वाइड। इन दोनों का अंतर क्या है, क्यों अंतर आ रहा है? एनएन वाडिया वर्सेस आइवरी प्रॉपर्टीज AIR 2019 दिसंबर, सुप्रीम कोर्ट 5125। Okay, and the other cases are official trustee West Bengal versus Sachindranath Chatterjee 1969 Supreme Court. In these cases, Supreme Court held that a decree passed by a court having no jurisdiction shall be void, shall be null and void, absolutely. And these cases are on section 9, while under section 21, it is clearly provided that a decree passed by a court having no jurisdiction shall not be void, shall be valid unless it is proved that an objection has been raised at the first level opportunity by the party who is raising objection on the jurisdiction, and such decree causes injustice to the party. यानी कि धारा 9 में मैं अभी आपको केस लिखवाऊंगा, अभी तो मैं भूमिका बना रहा हूं, क्योंकि इस बात को समझना बहुत जरूरी है। केसेस पूरा लिखवाऊंगा, दोनों केसेस लिखवा दूंगा। सबसे पहले अवनीश ये ज्यादा जरूरी है कि हम ये जाने कि दोनों जुरिडिक्शन में अंतर क्या है। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, और मैं फोकस कहां से कर रहा हूं, अभी कॉन्सिक्वेंसेस से फोकस कर रहा हूं, ताकि आपके माइंड में और ज्यादा क्यूरियोसिटी आए, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है। आप परेशान हो जाइए कि अगर है क्या, देन मैं आंसर दे दूंगा और केसेस फिर लिख दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम, फिर केस आपको हमेशा के लिए याद हो। तो फिर से समझिए कि आखिर सेक्शन 9 में भी अधिकारिता शब्द का प्रयोग है। जरा एक बार आप लोग बैठ खोलिए सीपीसी का, धारा 9 पढ़िए, धारा 9 के ऊपर की हेडिंग पढ़िए, जो कॉमन हेडिंग है सेक्शन 9 के ऊपर, सेक्शन 9, 10, 11, 14 तक के ऊपर जो कॉमन हेडिंग है, बैठ से उस हेडिंग को देखिए। सेक्शन 9 पर जो हेडिंग है, उस हेडिंग को देखिए, क्या लिखा है, ज्यूरिडिक्शन है कि नहीं है, ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स एंड रेस जुडिकाटा। और इस हेडिंग के अंतर्गत कितने सेक्शंस हैं, सेक्शन 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। अंडर हेडिंग ऑफ ज्यूरिडिक्शन देयर आर सेक्शन 9 to 14, धारा 9 से 14 तक लिखे गए। अगर इनमें कहीं ज्यूरिडिक्शन नहीं है तो डिक्री वाइड है। देन अदर हेडिंग क्या आती है, अगली हेडिंग है प्लेस ऑफ सुइंग, और प्लेस ऑफ सुइंग को भी हम ज्यूरिडिक्शन कहते हैं। कहां कहते हैं, हम ज्यूरिडिक्शन टर्म का यूज देख रहे हैं, सेक्शन 16 में मिल रहा है, शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। ज्यूरिडिक्शन टर्म का यूज हुआ, टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। सेक्शन 15 पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन हुआ, ठीक है। 17, 18, 19, 20 सब टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन हो रहे हैं। और 21 में जो जहां की इनके नॉन कंप्लायंस के ग्राउंड पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, सेक्शन 15 to 20 का नॉन कंप्लायंस अगर हो गया तो हम ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। वहां क्लियरली ज्यूरिडिक्शन टर्म का यूज है, ऑब्जेक्शन टू ज्यूरिडिक्शन। अब मेरा सवाल यहीं से फिर शुरू होता है, अंडर सेक्शन 21 objection can be raised on jurisdiction in an appeal or revision. So if there is jurisdictional error,
as per the provisions of section 9, because of violation of the provisions of section 9, 10, 11, 12, 13, 14. Can objection be raised under section 21? It is the question. क्या धारा 9, 10, 11, 12, 13, 14 इनको आप 9 कह सकते हैं? इनमें जो जुरिडिक्शनल एरर अगर हुआ है, इनमें जो जुरिडिक्शनल संबंधी प्रोविजन है, जो क्षेत्राधिकारिता अधिकारिता संबंधी जो प्रावधान है, उनका उल्लंघन हुआ है, उनका अनुपालन नहीं हुआ है और डिक्री दे दी गई है, तो क्या उस पर भी आक्षेप हम धारा 21 में कर सकते हैं? क्वेश्चन लिखिए, कैन ऑब्जेक्शन बी रेज्ड under section 21 on the basis of non-compliance of the provisions of section 9? क्या धारा 21 के अंतर्गत, क्या धारा 9 के प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर, क्या धारा 9 के प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर या अनुपालन न किए जाने के आधार पर धारा 21 के अधीन आक्षेप किया जा सकता है? यदि नहीं तो क्यों? इफ नॉट देन व्हाई? इफ नॉट देन व्हाई, ये आपको लिखना है। अब आप एक बात अभी तक में जान गए हैं कि नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9, इट मींस a jurisdictional error under section 9 makes a decree null and void. It is an absolute default, absolute fault, no remedy, no exception thereto. इसका कोई अपवाद नहीं है। धारा 9 का अगर उल्लंघन होगा तो आज्ञप्ति शून्य हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? और धारा 21 में अगर कहा गया कि 15 से 20 में कहीं वायलेशन हुआ है तो चल जाएगा। क्यों? आखिर दोनों जुरिडिक्शन में क्या अंतर है? सो द डिफरेंस इज दैट section 9 provides when any civil court has authority to take cognizance. Section 9 provides the conditions in which a civil court, any civil, in which any civil court can take cognizance. धारा 9 उन परिस्थितियों का उल्लेख करती है जिसमें कोई सिविल न्यायालय संज्ञान ले सकता है। अगर वो परिस्थितियां नहीं है तो फिर किसी भी सिविल न्यायालय को अधिकारिता नहीं। ठीक है? अगर वो परिस्थितियां नहीं है तो किसी भी सिविल न्यायालय को अधिकारिता नहीं होगी। और जब किसी भी न्यायालय को अधिकारिता नहीं है, सिविल न्यायालय को पावर ही नहीं है, किसी भी सिविल न्यायालय, तो फिर ये मैटर ही नहीं है कि किस सिविल कोर्ट ने उसको डील किया था। सेक्शन 9 जो है वो सिविल कोर्ट के जुडिशन की बात करती है कि क्या उस मैटर को कोई भी सिविल कोर्ट, इंडिया का कोई सिविल कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है कि नहीं ले सकता है। और अगर उसको प्रोहिबिट कर दिया गया नहीं, तो फिर चाहे वो उसकी टेरिटरी में हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर सिविल कोर्ट को पावर ही नहीं थी। एनएन वाडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि देयर आर टू फ्रेजेस, लैक ऑफ जुरिडिक्शन एंड इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ जुरिडिक्शन। एनएन वाडिया के केस में, अब उस केस का नाम लिखिए, एनएन वाडिया का, अभी मैं उसे केसेस का नाम लिखवा दूंगा। तो सेक्शन 9 में जो जुरिडिक्शनल एरर है उसको लैक ऑफ जुरिडिक्शन पाया, जबकि सेक्शन 21 में है उसको इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ जुरिडिक्शन कहते हैं।
NN Wadia versus Ivory Properties. NN Wadia versus Ivory Properties. AIR 2019, Supreme Court 5125. ये इसका केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्यूरिडिक्शन टर्म में जो फॉल्ट होता है, जो ज्यूरिडिक्शनल एरर है, उसको दो कैटेगरी में माना जाना चाहिए। लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन व्हिच इज डील्ड थ्रू सेक्शन 9 सब्जेक्ट टू सेक्शन 10 to 40। लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन एंड improper application of jurisdiction, it is dealt through section 15 to 20, sorry, it is dealt through section 21 along with section 15 to 20. Where there is lack of jurisdiction under section 9, the decree would be null and void. Because the matter decided by the civil court, by a civil court, is prohibited to be decided by civil court. Any civil court is prohibited to be decided by civil court. धारा 9 जरा पढ़िए, समझ में आपको आएगा। रुचि पढ़िए सेक्शन 9। जी सर। सेक्शन 9 को कंप्लीटली नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा मैं बताऊं। जब तक कि वर्जित ना हो, न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। न्यायालयों को इनमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए उन वादों के सिवाय जिनका उनके द्वारा संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है, सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होगी। ठीक है, तो न्यायालयों से तात्पर्य क्या है? What do you mean by न्यायालयों? The courts. The courts means all the civil courts. Each and every civil court. Okay? Here the courts means all the civil courts. So the court shall have jurisdiction to try all suits of civil nature. If there is a suit but not of civil nature, then they have no jurisdiction. So there is a suit but not of civil nature. And even they exercise their jurisdiction, pass a decree, then what would be? धारा 9 कहती है कि न्यायालयों को सिविल प्रकृति के वादों के विचारण की अधिकारिता हो। अगर वाद सिविल प्रकृति का नहीं है तब तो नहीं होगी ना। तो कोई वाद ऐसा है जो सिविल प्रकृति का नहीं है और वाद के रूप में उनके सामने आ गया, सिविल प्रकृति का नहीं है, फिर भी उन्होंने अधिकारिता का प्रयोग करके डिक्री पास कर दिया, तो ये डिक्री नल एंड वाइड, क्योंकि वो सिविल नेचर का सूट है ही नहीं। जैसे मैं अपने गांव का एक सम्मानित व्यक्ति हूं और लोग मेरे जाने पर खड़े होकर मेरा सम्मान करते, और ये रिचुअल्स है, ये परंपरा में चला आ रहा है, क्योंकि मैं मंदिर का पुजारी हूं, मैं जहां भी जाता हूं लोग खड़े हो जाते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं मुझे। अब एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि कुछ लोग मेरे खिलाफ एक ग्रुपिज्म किए, गुटबाजी किए, और उन लोगों ने कहा कि अब इनके आने पर हम लोग स्टैंड बाय मोड में होकर इनका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और उन्होंने वैसा किया। मैं इससे नाराज हुआ, दुखी हुआ और चला गया, सूट फाइल कर दिया कि मेरी भावनाएं आहत हुई हैं, मुझे कंपनसेट किया। मैंने एक सूट फाइल कर दिया। इज दिस अ सूट ऑफ सिविल नेचर? क्या ये सिविल नेचर का सूट है? सिविल नेचर का सूट है कि नहीं है, इसका निर्धारण होता है राइट्स। क्या मुझे या किसी को भी ये राइट है कि उसका रिस्पेक्ट किया जाए? तो लॉ आप पढ़ेंगे तो पाएंगे नहीं, रिस्पेक्ट किया जाए किसी का राइट।
डिफेम नो किया जाए ये राइट, बट रिस्पेक्ट किया जाए ये राइट। ये सोशल राइट हो सकता है, ये कल्चरल राइट हो सकता है, ये पॉलिटिकल राइट, पॉलिटिकल भी नहीं, बट लीगल राइट ही नहीं। लेकिन अब मैं जहां जिस सिविल कोर्ट में गया, उस जज साहब ने, उस कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया और अगले पार्टी को बुला करके डिक्री पास कर दी। ये डिक्री नल एंड वाइड होगी, क्योंकि ये जुरिडिक्शन किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी सिविल कोर्ट को नहीं, बिकॉज द सूट इज नॉट ऑफ सिविल नेचर। जबकि हम जिस गांव में रह रहे हैं उन्हीं के टेरिटरी में आ रहा है, और हमने जितना कंपनसेशन मांग रहा है वो उनके पिक्यूनरी लिमिट में आ रहा है, आर्थिक क्षेत्राधिकारिता में आ रहा है। मान लेते हैं 5,000 रुपए का मुआवजा मांगे, वो आता है उनके लिमिट में। किसके? जिस कोर्ट ने जो कॉग्निजेंस लिया। लेकिन क्योंकि ये लीगल अथॉरिटी कोर्ट को है ही नहीं कि वो इस विषय पे किसी को रेमेडी दे दे, तो जिस विषय पर आप रेमेडी ही नहीं दे सकते किसी को, जो सिविल सूट है ही नहीं, उस पर आपने रेमेडी जो दिया वो क्या होगी? वाइड। क्लियर? ये बात समझ में आई? जी क्लियर। अब यही एक बात और भी है, उन वादों के सिवाय जिनका उनके द्वारा संज्ञान, अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित। चलिए हम मान लेते हैं कि सिविल नेचर का ही हम कोई केस लेकर गए, लेकिन वो कहीं बार्ड बाय लॉ है। कहां बार्ड बाय लॉ? मैं बता रहा हूं, सेक्शन 9 is to be read with section 10, 11, 12, 13, 14, okay, and several laws. सपोज करिए कि मैंने आपको 10,000 रुपीज दिया और फिर मैंने एक सूट फाइल किया आपके अगेंस्ट। उस सूट में एक डिक्री पास हुई आपके खिलाफ और मुझे 10,000 रुपीज रिकवर करके आपसे दे दिया। आई गॉट रिलीफ, मुझे उपचार मिल गया। ओके, नाउ अगेन I am approaching a court and filing a suit for recovery of the same 10,000 rupees, but I have already recovered. A court, even after knowing or without knowing, court takes cognizance of the suit and passes a decree again for recovery of the same amount what I have already recovered. क्या इसको इस सिविल सूट का, ये सिविल सूट तो है, लेकिन क्या इसका कॉग्निजेंस ले सकते थे? है तो सिविल सूट नहीं। क्यों? क्योंकि इसका कॉग्निजेंस सेक्शन 11 में प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। तो दो तरह की बातें हैं, दो तरह के एरर हैं, दो तरह की सिचुएशन में जुरिडिक्शनल एरर सेक्शन 9 में जाएगा। किसी ऐसे सूट का कॉग्निजेंस लेके डिक्री पास करना जो सिविल सूट ही न हो। So taking cognizance of a suit which is not of civil nature, or taking cognizance of a suit which is of civil nature but taking cognizance of which is prohibited by law. Passing a decree in any of the two suits would be violation of section 9 and the decree would be null and void. ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? धारा 9 में देखिए दो शर्तें। कोई भी न्यायालय किस तरह के वाद का संज्ञान लेंगे, विचार की अधिकारिता होगी, जबकि वह सिविल प्रकृति का हो और उसे विधि में अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित न हो। तो दो सिचुएशन है, दोनों में से किसी में भी सेक्शन 9 में जुरिडिक्शन नहीं होगा, जबकि ये सिविल नेचर का ही न हो या सिविल नेचर का तो हो लेकिन प्रोहिबिटेड बाय लॉ। प्रोहिबिटेड बाय लॉ सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13 कोई फॉरेन लॉ, फॉरेन कोर्ट का जजमेंट है। मैंने 10,000 रुपीज, मैं और आप, हम दोनों लोग चले गए थे जर्मनी घूमने और हमने 10,000 रुपीज आपको दिया था इंडिया में। जर्मनी में मैंने आपसे ले लिया वापस, आप नहीं दे रहे थे, मैं वहीं के कोर्ट में सूट फाइल किया और वहां पे हमको डिक्री मिल गई। 10,000 रुपीज विद एडिक्वेट इंटरेस्ट रेट हमको दिला दिया गया। अब मैं इंडिया में आता हूं, मैं फिर से सूट फाइल करता हूं। कोर्ट को पता नहीं कि फॉरेन जजमेंट आया, कोर्ट ने डिग्री पास कर दिया।
जैसे ही कोर्ट के सामने ये बात लाई जाएगी कि भाई इस पर फॉरेन जजमेंट है और ये तो 10,000 रुपीज विद इंटरेस्ट पा चुके हैं, तो ये डिक्री क्या हो जाएगी? नल एंड वॉइड। क्यों? क्योंकि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है अंडर सेक्शन 30। फॉरेन कोर्ट का जजमेंट जो है यहाँ बाइंडिंग इफेक्ट रखता है और वो फर्दर लिटिगेशन को बाहर करता है। हो गई बात? तो जहां कहीं भी, तो सीपीसी में बहुत सारे इलस्ट्रेशन आपको मिलेंगे, इवन अदर लॉज में मिलेंगे। मैंने अपने नोटबुक में इलस्ट्रेशन दिया है। तो फिर से समझिए कि सेक्शन 9 क्या कहती है कि जबकि किसी भी सिविल कोर्ट को उस मैटर को डिसाइड करने का अथॉरिटी, किसी भी सिविल, ये नहीं कि इस वाले को नहीं है लेकिन उस वाले को। सो सेक्शन 9 जो है एक ज्यूरिसडिक्शन पर एक जनरल और एब्सोल्यूट कंडीशन की बात करती है। जनरल एंड एब्सोल्यूट, कॉमन एंड एब्सोल्यूट कंडीशन की बात। इट डजंट प्रोवाइड कंडीशन ऑफ jurisdiction regarding a particular court situated in a particular area having particular pecuniary slot, उसके बारे में बात नहीं करती, बल्कि धारा 9 सीधे सीधे सिविल न्यायालयों की अधिकारिता की बात करती है। कोई भी सिविल, तो जब उस मामले को कोई भी सिविल कोर्ट नहीं हैंडल कर सकता तो कोई भी हैंडल करे डिक्री वाइड हो जाएगी। लेकिन सेक्शन 9 में जुरिडिक्शन है, सिविल कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस एंड डिसाइड, देन व्हिच सिविल कोर्ट। अब इसका आंसर आता है 15 to 20। तो बोल दिया गया कि कहां पैसा दिया था? लखनऊ में दिया था, और जिसको दिया था वो कहां है? भोपाल में है। ओके, देन यू हैव टू फाइल ईदर इन लखनऊ और इन भोपाल। द मैटर इज ऑफ सिविल नेचर एंड इज नॉट बार्ड बाय लॉ। सो सेक्शन 9 अलाउज। अब हम या तो लखनऊ में करें या भोपाल में करें। हमने न तो लखनऊ में किया न भोपाल में किया, हमने इलाहाबाद में सूट फाइल कर दी और आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। वहां सुनवाई हो गई, डिक्री पास हो गई। आफ्टर पासिंग द डिक्री you are raising an objection that only court of Lucknow situated in Lucknow and court situated in Bhopal have jurisdiction, but not the court which has passed decree situated in Allahabad. Then such objection would have no meaning and the decree would be valid. ये ऑब्जेक्शन कहां कर रहे हैं? सेक्शन 21 में कर रहे हैं। ये कहां कर रहे हैं? सेक्शन 21। सेक्शन 9 में कब करेंगे? जब किसी भी सिविल कोर्ट को, सिविल नेचर का है ही नहीं या है लेकिन बार्ड बाय लॉ। समझिएगा, ये दो ग्राउंड सेक्शन 9 में बनते हैं। सो यहां लैक ऑफ जुरिडिक्शन या इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ जुरिडिक्शन। इसी नाते यहां आपको दो कंडीशन प्रूव करनी पड़ती है कि आपके पास जब अपॉर्चुनिटी थी तो आपने ऑब्जेक्शन रेज किया था, और यहां ऑब्जेक्शन केवल कौन रेज करेगा? डिफेंडेंट करेगा। यहां तो कोई भी कर सकता है क्योंकि नल एंड वॉइड, यहां ओनली डिफेंडेंट। क्यों? क्योंकि प्लेंटिफ ने तो खुद ऑप्ट किया इलाहाबाद, क्योंकि प्लेंटिफ सूट फाइल करता है तो जहां चाहे वहां कर ले, तो उसको राइट नहीं होता, ऑब्जेक्शन केवल डिफेंडेंट करता है। तो जब सूट सिविल नेचर का नहीं है या किसी भी सिविल कोर्ट द्वारा उसका कॉग्निजेंस लेना अदरवाइज प्रोहिबिटेड है, देन जुरिडिक्शनल एरर जो है वो लैक ऑफ जुरिडिक्शन होगा, उसमें 9 शेड्यूल होगा, और ऐसी सिचुएशन में जो डिक्री पास की जाएगी वो नल एंड वॉइड। जबकि जहां सिविल कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने की पावर है लेकिन उस पर्टिकुलर को नहीं है जहां पे सूट चलाया गया और जहां से जजमेंट आया, डिक्री है। तो ऐसे में ऑब्जेक्शन वही कर पाएगा जिसने अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पर ऑब्जेक्शन किया हो, और देन वो डिक्री तभी अवॉइड की जाए, तभी वो रिवर्स की जाएगी, अवॉइड की जाएगी, जबकि ये भी प्रूव हो जाए कि ऐसी डिक्री से इनजस्टिस हो रहा है। और ये प्रूव करना बहुत टफ हो जाता है। अगर वो मेरिट पर डिसाइड कर दिया इलाहाबाद को, इलाहाबाद में बैठा सिविल कोर्ट डिसाइड कर दिया, तो उसमें इनजस्टिस क्या हुआ ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। और इनजस्टिस तो चाहे जुरिडिक्शन हो, अगर किसी जुरिडिक्शन वाले कोर्ट ने भी इनजस्टिस किया है तो भी तो वही होगा ना। तो ये तो कॉमन फीचर हो गया। इनजस्टिस किसी भी डिक्री में होगा, चाहे वो प्रॉपर जुरिडिक्शन वाला कोर्ट हो या इम्प्रॉपर जुरिडिक्शन। इनजस्टिस तो कहीं भी होगा तो अपील या रिव्यू रिवीजन में जो है इसको रिवर्स किया जाए। ये तो कॉमन हो गया। अब एक एक्स्ट्रा यहां लगा कि चूंकि जुरिडिक्शनल एरर पे बात कर रहे हैं तो ये भी बताना पड़ेगा कि हमने फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे
ऑब्जेक्शन रेज किया था इलाहाबाद लोअर कोर्ट में जब मामला था। सर मैं वहां जाके बोला था यहाँ कैसे चल सकता है, लेकिन कोर्ट ने मेरी बात नहीं सुनी थी। ये भी प्रूव करना पड़ेगा, तब आप सेक्शन 21 में ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप लोग इन दोनों बातों का अंतर समझ गए। बोलने में कहने में इसको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि दोनों ही जगह ज्यूरिसडिक्शन टर्म यूज्ड एट बोथ प्लेसेस देयर इज द टर्म ज्यूरिसडिक्शन हैज बीन यूज्ड। अब मैं कहता हूं इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, जरा इसको भी समझिए। ज्यूरिसडिक्शन, लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन मींस either the suit is not of civil nature or taking cognizance by any civil court is prohibited by law. Only then it would be lack of jurisdiction of civil. Improper application of jurisdiction, improper application of jurisdiction means exercising jurisdiction without judicial mind. आप कहेंगे ये क्या मतलब हुआ सर? अभी तो आप कह रहे थे कि इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है गलत जगह पे केस चल जाए, यहाँ कह रहे नॉट अप्लाइंग जुडिशियल माइंड। भाई इलाहाबाद में चल गया तो भी इम्प्रॉपर कहां माना गया? नहीं माना गया ना। अगर उसने जस्टिस कर दिया तो उसको तो प्रॉपर मान लिया गया। तो सेक्शन 21 का ऑब्जेक्शन अगर जेन्युइन ग्राउंड पे है, मतलब फैक्चुअली वो करेक्ट है कि मामला या तो भोपाल में या लखनऊ में हो सकता था, इलाहाबाद की कोर्ट ने देख लिया, क्लियर कट देयर इज वायलेशन ऑफ सेक्शन 15 to 20। इवन देन if there is proper application of mind and there is no injustice to any party, then there is no jurisdictional error and the decree would not be reversed. तो इसी नाते इसको लैक ऑफ जुरिसडिक्शन कहा जाता है, जबकि इसमें जो ऑब्जेक्शन होता है वो इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ जुरिसडिक्शन होता है। क्योंकि केवल इतना भर कह देना कि साहब इनको इनका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन या प्रिक्योनरी नहीं था, इतने भर से काम नहीं चलता। आपको ये भी प्रूफ करना पड़ता है कि जुडिशियल माइंड का एप्लीकेशन नहीं। इसी नाते इसको इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल कहते हैं, इसको लैक ऑफ जुडिशियल कहते हैं। इस केस में कहा गया एनएन वाडिया के केस में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों तरह की अधिकारिता समझ में आ गई। इसी नाते सेक्शन 9 में जब केस का जिक्र करेंगे तो वहां लिखेंगे द डिक्री शैल बी नल एंड वाइड, जबकि 21 पर जब लिखेंगे तो कहेंगे डिक्री शैल बी वैलिड unless it is proved the two situations that defendant has raised the objection at the first stage, at the first available opportunity, and the decree causes injustice to him. ये दो बातें उसको प्रूव करनी पड़ेगी, दोनों ही प्रूव करनी पड़ेगी, दोनों में से कोई भी एक नहीं है तो नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आपको आई। ठीक है, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ज्यूरिसडिक्शनल एरर का क्या इफेक्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी नाते मैं इसको फ्री क्लास में रखा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें। ठीक है, चलिए अब केस लिखिए। सेक्शन 9 पे लिखिए लैक ऑफ, इट इज कॉल्ड लैक ऑफ वायलेशन ऑफ सेक्शन 9, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सेक्शन 9 would cause lack of jurisdiction which makes a decree null and void। धारा 9 के अधीन अधिकारिता के अभाव की दशा में धारा 9 के शर्तों के अभाव को, धारा 9 के इस शर्तों के अभाव में क्षेत्राधिकारिता का अभाव माना जाता है, और ऐसी दशा में पारित आज्ञप्ति आत्यंतिक रूप से अकृत और शून्य होती है, यानी किसी अतिरिक्त शर्त की जरूरत ही नहीं, आत्यंतिकतः अकृत और शून्य। इसका नाम लिखिए एनएन वाडिया वर्सेस आइवरी प्रॉपर्टीज। एनएन वाडिया वर्सेस
Ivory Properties, AIR 2019, Supreme Court 5125. The other cases are Official Trustee West Bengal versus Sachindranath Chatterjee, 1969 Supreme Court. Lack of jurisdiction is occurred in any of the two situations. अधिकारिता का अभाव निम्नलिखित दो में से किसी अवस्था में उत्पन्न होता है. First, if the decided suit is not of civil nature. First, यदि निर्धारित वाद सिविल प्रकृति का न रहा हो, वाद सिविल प्रकृति का न हो. Or though it was of civil nature, but taking cognizance thereof was prohibited by law. दूसरा, यद्यपि यह सिविल प्रकृति का रहा हो, किंतु इसका संज्ञान, किंतु इसका किसी भी सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञान विधि द्वारा वर्जित रहा. किसी सिविल न्यायालय द्वारा इसका संज्ञान विधि द्वारा वर्जित रहा. तो इन दोनों में से किसी भी सिचुएशन में क्या होगा? अधिकारिता का अभाव माना जाएगा. Lack of jurisdiction is considered as lack of authority to act as court. अधिकारिता के अभाव से तात्पर्य न्यायालय के रूप में अपने प्राधिकार के अभाव से, यानी न्यायालय के रूप में आप अथॉरिटी का प्रयोग ही नहीं कर सकते. ओके, और भी कुछ केसेज है इस पर. जैसे एक केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ताराचंद गुप्ता 1971. यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ताराचंद गुप्ता 1971 सुप्रीम कोर्ट. इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन सच अ सिचुएशन द डिक्री वुड बी नल एंड वॉइड. बहुत सारे केस मिल जाएंगे. अब लिखिए अगली हेडिंग, इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ, या लिखेंगे आप इरेनियस एक्सरसाइज ऑफ जुरिडिक्शन. इरेनियस एक्सरसाइज ऑफ जुरिडिक्शन, इरेनियस क्षेत्राधिकारिता का त्रुटिपूर्ण प्रयोग. Exercising of jurisdiction not in accordance of the provisions or contrary to the provisions of section 15 to 20 is known as erroneous exercise of jurisdiction. अधिकारिता का त्रुटिपूर्ण प्रयोग, अधिकारिता का अभाव और अधिकारिता का त्रुटिपूर्ण प्रयोग, ये दूसरी हेडिंग बन रही है. तो आप लिखेंगे
कि धारा 15 से 20 की उपबंधों के उल्लंघन में धारा 15 से 20 के उपबंधों के उल्लंघन में अधिकारिता के प्रयोग को अधिकारिता का त्रुटिपूर्ण प्रयोग कहा जाता है। अधिकारिता के त्रुटिपूर्ण प्रयोग मात्र के आधार पर कोई आज्ञप्ति शून्य नहीं हो जाती। A decree doesn't become void mere on the ground of being passed in exercise of erroneous jurisdiction. But some other conditions which have been provided under section 21 must be proved. बल्कि धारा 21 में प्रावधानित कुछ अन्य शर्तों का साबित होना आवश्यक है। The other conditions are as, वे अन्य शर्तें इस प्रकार है। डैश पहला, first, in case of objection on territorial or in case of objection on territorial or pecuniary jurisdiction, या ऐसे छोड़ दीजिए, इसको मत लिखिए क्योंकि आपका ब्रेक होगा। आप सीधे 2 कंडीशंस लिखिए। फर्स्ट, इसको हटा दीजिए, एक को हटा दीजिए, 1 को लिखना हटा दीजिए। फर्स्ट, that defendant made an objection in the court of first instance, it means in the trial court, okay, in the trial court at the earliest possible opportunity, उसी में लिखेगा फर्स्ट में, and in all cases where issues are settled at or before such settlement, यह कि प्रतिवादी ने विचारण न्यायालय में सर्वप्रथम सुलभ अवसर पर आक्षेप किया था और जहां विवादक विरचित किए गए हों और जहां विवादक विरचित किए गए हों वहां उनके विरचना के समय या उससे पहले किया, यानी आक्षेप कब किया था?
यथासंभव जैसे ही पहली अपॉर्चुनिटी मिली तुरंत ऑब्जेक्शन रेज किया था, और अधिकतम सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के टाइम पर या उससे पहले उसने ऑब्जेक्शन कर दिया था। एंड द सेकेंड कंडीशन, एंड लगा के लिखिएगा, सेकेंड, there has been a failure of justice to erroneous exercise of such jurisdiction, और अधिकारिता की इस प्रकार त्रुटिपूर्ण प्रयोग से अन्याय हुआ है। अब आप नीचे लिखिए, these two conditions must be proved in case of an objection as to territorial as well as pecuniary jurisdiction। क्षेत्रिक अधिकारिता और आर्थिक क्षेत्राधिकारिता, आर्थिक अधिकारिता, क्षेत्रिक क्षेत्राधिकारिता, क्षेत्रिक अधिकारिता, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, क्षेत्रिक अधिकारिता एवं आर्थिक अधिकारिता की दशा में ये अधिकारिता के त्रुटिपूर्ण प्रयोग, क्षेत्रिक अधिकारिता और आर्थिक अधिकारिता के त्रुटिपूर्ण प्रयोग के आधार पर आक्षेप की दशा में इन दोनों शर्तों का साबित किया जाना आवश्यक है, अन्यथा अदरवाइज द डिक्री वुड बी वैलिड, otherwise the decree would be valid। Write down cases, किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान, सुप्रीम कोर्ट। मेसर्स गायत्री फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, अलग केस है, अगला केस है। मेसर्स गायत्री फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स वर्सेस मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, वेरी लीडिंग केस, किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान। एंड अदर इलस्ट्रेटिव केसेस, मेसर्स गायत्री फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स वर्सेस मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, AIR 2019 हैदराबाद 131, लेटेस्ट केस है, इस नाते लिखवा दिया। हमारी बुक्स में सब केसेस मैंने लिखे। ओके, तो इस केस में क्या कहा गया, किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि if the case is of civil nature and taking cognizance was not prohibited by law, it means it was subject to jurisdiction of civil court under section 9. Then, and if the case has been decided on merit, then a decree which has been passed on merit shouldn't be set aside just on technical grounds. Okay, सुप्रीम कोर्ट ने किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान के केस में कहा था, unless there was injustice occurred due to that erroneous exercise of jurisdiction। तो किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान का केस बहुत महत्वपूर्ण, और मैं इस पॉइंट को, इस टॉपिक को इसलिए मेंशन आज करवाया हूं क्योंकि जब मैं एक स्टूडेंट के तौर पे पढ़ रहा था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम इस चीज को समझने में, क्योंकि जहां मैं किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान केस पढ़ता था तो पता था जुरिडिक्शन नहीं है, तभी कोई बात नहीं। और जहां मैं धूलाबाई का केस पढ़ता था, एक धूलाबाई का भी केस है सुप्रीम कोर्ट का सेक्शन 9 पे, वैसे उसमें ये नहीं कहा गया है कि वाइड होगा, वाइड पर नहीं चर्चा करती है, वो दूसरे टॉपिक पे है, ठीक है। तो वहां मिलता था कि टू बी नल एंड वाइड, तो मुझे बहुत परेशानी होती थी कि आखिर ये जुरिडिक्शनल
लैक ऑफ जुरिडिक्शन में क्या है? तो अब समझ में आता है कि एक्चुअली इसमें फॉल्ट किसकी है? इसमें फॉल्ट है पार्लियामेंट की, कि उसने दोनों में ही जुरिडिक्शन टर्म को यूज कर। और दूसरी फॉल्ट क्या है कि सेक्शन 9 के वायलेशन का इंपैक्ट क्या होगा ये नहीं लिखा, जबकि 15 to 20 के वायलेशन में क्या होगा ये 21 में लिखा। तो 9 का इंपैक्ट खुद 9 में देखना पड़ेगा। ये उसी तरह की प्रॉब्लम है जैसे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाइए, वहां किसी एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, ध्यान समझिए, किसी एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, टू बी कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट मस्ट फुलफिल द 4 कंडीशंस। संविदा होने के लिए किसी करार में 4 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। फर्स्ट, द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, इफ नॉट देन व्हाट वुड बी? नोवेयर प्रोवाइडेड। The second is consent must be free. It means there must be consent of the parties and the consent must be free. If there would be no consent, then what would be nowhere I will provide? The act answers only what would be if there is consent but not free. फिर समझिए, भारतीय संविधान अधिनियम किस बात का उत्तर करता है कि सम्मति स्वतंत्र नहीं होगी तो क्या होगा? सम्मति ही नहीं है तब क्या होगा? अधिनियम कोई उत्तर नहीं करता, तो उसके लिए हमें कहा जाना पड़ता है, केस लॉ की तरफ जाना। तो बहुत बार अधिनियमों में, संहिताओं में कुछ कमियां छूट जाती, ये उसी तरह की कुछ कमी है सेक्शन 9 में जो छूट गई। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अभी मैं फिर एक पॉइंट बाकी रह गया सेक्शन 21 का, वहां 3 क्लॉजेस हैं। वहां जुरिडिक्शनल एरर 3 ग्राउंड पे लिया गया है, टेरिटोरियल, पिक्यूनरी एंड एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में फर्स्ट इंस्टेंस पे आपको ऑब्जेक्शन करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूशन जिस समय हुआ और सेटलमेंट ऑफ इश्यूज की बात नहीं करनी है, सिर्फ वहां एक ग्राउंड है कि इसकी वजह से इनजस्टिस हुआ। तो 3 ग्राउंड पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, टेरिटोरियल या पिक्यूनरी ग्राउंड पर। इन दोनों में कंडीशन 2 है और दोनों एक साथ। जबकि तीसरा, निष्पादन न्यायालय में अधिकारिता का अभाव, तो केवल इनजस्टिस ग्राउंड पे करेंगे। मैंने इसको इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वो इस कैटेगरी में नहीं आ। फिर भी आप ये ध्यान रखिएगा कि 21 में 3 ग्राउंड, 3 तरह के जुरिडिक्शनल एरर की बात है। तो मैं क्या मानूं कि मेरे विद्यार्थियों को जो आज क्लास में, इनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। जी सर, बहुत ही बढ़िया है। जी बिल्कुल। ये बहुत गंभीर बात है अगर आपने आज समझी। कंचन, आपने पूरा लेक्चर सुना है? कंचन एंड प्रीतिश रथ, बोथ द ऑफिसर्स, आई वांट टू हियर यू। हाँ सर सुना है पूरा। सुना है सर। प्रीतिश रथ, आर यू इन क्लास? सर अच्छा, आवाज प्रीतिश बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही है? जी सर बोल रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ से सोल्व। हाँ सर समझ आ गया। Pradesh Raj is already judicial officer in Odisha. ठीक है, ये मेरे पुराने विद्यार्थी हैं, वीडियो लेक्चर से पढ़ाए हैं सर, और बहुत प्रिय विद्यार्थियों में से एक है। प्रिय विद्यार्थी हर कोई है वो, लेकिन वो ज्यादा प्रिय हो जाता है जो सिलेक्शन के बाद भी संपर्क करता है। हमारे इस क्लास में कई सिलेक्टेड ऑफिसर हमको दिख रहे हैं। यतीन्द्र त्रिपाठी हैं। जी सर, प्रणाम सर। खुश रहिए, खुश रहिए। ठीक है, कंचन है। जी सर। और जो लोग भी हैं, जो जितने भी एडवोकेट्स हैं, दे ऑल आर जुडिशियल ऑफिसर। क्योंकि आपको जब आप एडवोकेसी के लिए एनरोल करने जाएंगे तो वहां आपको जो फॉर्म मिलेगा और जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है उस पर लिखा हुआ यू हैव टू बिहेव जस्ट लाइक अ जुडिशियल ऑफिसर, यू हैव टू बिहेव। अभी अलग बात है कि सब इसकी गंभीरता को नहीं समझते हैं, लेकिन लॉ तो आपको उस ओहदे पर रखता ही। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। और बहुत शॉर्टकट मैंने नोट्स बनवाया, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि अगर सिविल सूट, अगर कोई सूट जो कोर्ट में आया वो सिविल नेचर का है ही नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा?
इट इज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट हिमसेल्फ, जिस कोर्ट के सामने लाया जाएगा। ये अलग बात है कि हम अपील में जाके बोलेंगे कि साहब सिविल नेचर का नहीं है, इन्होंने मान लिया सिविल नेचर का, और अगर अपीलेट कोर्ट या रिवीजन कोर्ट कहता है कि नो इट्स वाज नॉट ऑफ सिविल नेचर, देन डिक्री शैल बी वाइड, बट इट इज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट हिमसेल्फ। अगली बात, अगर कोर्ट डिसाइड कर देता है कि इट इज ऑफ सिविल नेचर, then he is bound to take cognizance because the court shall take cognizance of a suit of civil nature. Shall take cognizance, mandatory है। सेक्शन 9 मैंने नहीं पढ़ाया आपको, सेक्शन 21 भी नहीं पढ़ाया, मैंने तो केवल दोनों में अंतर बताया है। अभी ये दोनों पढ़ाए जाने बाकी है, और जब मेन हिस्ट्री में पढ़ाएंगे दोनों को पढ़ाएंगे। दरअसल सेक्शन 9 से इतने क्वेश्चंस बनते हैं, हमेशा बनते हैं, और ये धारा उस तरह से लिखी नहीं है, इसमें परेशानी होती है। इसी नाते मैंने अपने इस बुक में सेक्शन 9 को बहुत विधिवत लिखा है, ठीक है। इसको कई तरह से चार्ट बना के मैंने लिखा, केवल ये 2 चार्ट इसके पढ़ लिए जाएं। हाँ। और ऐसा बहुत जूनियर स्टूडेंट हैं, फिर भी अगर इनको क्लियर हो गया तो ये जान लीजिए कि फिर हमारे सारे विद्यार्थियों को क्लियर हो गया। और जिनको नहीं समझ में आया होगा वो एक बार फिर से सुन लेंगे लेक्चर। मैं फिर से बता दूं कि अगर सिविल सूट है ही नहीं, या है बट उसका कॉग्निजेंस प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, कहीं बार्ड बाय लॉ है, नॉट बार्ड बाय लॉ, प्रतिबंधित है कि उस पर आप सिविल कोर्ट का एक्शन नहीं लेगा। जैसे मामला चकबंदी में चला गया, अब सिविल कोर्ट के जैसे बंद है, अब चकबंदी के दौरान आप डिक्री पास कर रहे हैं, बंद है, कैसे कर सकते हैं आप? इलेक्शन पिटिशन पर आप एक्शन ले रहे हैं सिविल कोर्ट होके, प्रोहिबिटेड है, बार है, आप नहीं ले सकते। है वो सिविल नेचर का, क्योंकि नेचर में तो या तो सिविल या क्रिमिनल है, सिविल नेचर का है बट बार लगा हुआ, प्रतिबंध लगा है। तो प्रतिबंध लगने का मतलब है कि लॉ ने आपको अथॉरिटी दी नहीं, छीन ली। शेष जो 15 to 20 का रूल है वो फैसिलिटेट करने के लिए कि कौन से सिविल कोर्ट को मामला दिया, बट मामला है तो सिविल और बार नहीं है, तो फिर चाहे किसी अदर ने भी अगर डिसाइड कर दिया तो भी कोई, जब तक कि इनजस्टिस न हुआ। और जो आज ऑब्जेक्शन कर रहा वो पहले ऑब्जेक्शन किया था, ये 2 बातें वहां लग जाए। तो इस नाते ये एब्सोल्युटली इसका वायलेशन, सेक्शन 9 का वायलेशन एब्सोल्युटली वाइड कर देता है, जबकि सेक्शन 21 में जब आप ऑब्जेक्शन रेज करते हैं तो आपको 2 बातें साबित करनी पड़ती हैं, तभी आप उस डिक्री को अपील या रिवीजन में वाइड करा सकते हैं, अदरवाइज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा टॉपिक। कल मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाऊंगा और वो है काइंड्स ऑफ डिक्री, आज्ञप्ति के प्रकार। ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक बन गया है। और एक बात जान लीजिए कि मैंने सीपीसी किसी से नहीं पढ़ी, ठीक है, मैं खुद से सीपीसी पढ़ा हूं, खुद से भी नहीं पढ़ा हूं, पढ़ाने के लिए ही पढ़ा। मेरे पास सीपीसी का जो सबसे पहला बैरट आया वो तब आया जब मैंने कोचिंग खोल दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं सिविल का एस्पिरेंट था, मैंने कभी सीपीसी किसी से पढ़ी नहीं। और जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगता बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ने के? जी गुरुदेव, आ रहा है, बस शर्ते कि इसको समझा जाए। तो उसी तरह से हमने काइंड्स ऑफ डिक्री, काइंड्स ऑफ डिक्री पे अक्सर क्वेश्चन आता है और सारे विद्यार्थी कहाँ उलझ जाते हैं, सारे स्टूडेंट, मोस्टली स्टूडेंट्स कहाँ उलझ जाते हैं, इट इज प्रिलिमिनरी और फाइनल और पार्शियली प्रिलिमिनरी और फाइनल। फेंको उसको, वो बोरिंग है। हम दूसरे तरह से काइंड पढ़ा रहे हैं, पहले वो पढ़, और वो बिगर है, वो ज्यादा बड़ा है लेकिन जल्दी समझ में आ जाएगा। वो डिक्री होगी कॉन्ट्रैक्ट डिक्री, कॉन्सेंट डिक्री, कॉन्टिंजेंट डिक्री, एक्स पार्टी डिक्री, डिक्लेरेटरी डिक्री, इस तरह की डिक्री। सेटलमेंट डिक्री, उसको भी कॉन्सेंट डिक्री कहेंगे। एडमिट डिक्री बेस्ड ऑन एडमिशन, उसको भी कॉन्सेंट डिक्री कहेंगे। और जहां कहीं भी कॉन्सेंट या कॉन्ट्रैक्ट डिक्री, कॉन्ट्रैक्ट डिक्री इज आल्सो कॉन्सेंट डिक्री, तो जहां कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्सेंट डिक्री होगी दैट वुड बी नॉट अपीलेबल, क्योंकि आपके कॉन्सेंट पर ही तो पास हुई है। तो सेटलमेंट डिक्री, एडमिशन पर आई डिक्री, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड डिक्री, ये सब नॉन अपीलेबल होती, क्योंकि आप दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, हमने तो डिक्री पास की है, कोर्ट कहेगा आप अपील पे क्यों जा रहे हो भाई। तो इस पर मैं कल चर्चा करूंगा, और जब इस पर चर्चा होगी
तो बेयर एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस पे हम लोग दौड़ेंगे। हाँ, उसमें डेप्थ में नहीं जाना होगा, बस साइड में लिखना होगा, ठीक है। और 18 फरवरी को हम आपको पढ़ाएंगे एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अगेंस्ट गार्निसी। ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जल्दी समझ में नहीं आता। गार्निसी का मतलब बहुत ही इजी है। ओके, देन मंडे से फ्रेश क्लास शुरू होगी सीपीसी पर। 2 क्लास में हमने फॉर्म इसका पूरा स्ट्रक्चर बता दिया है, तो अब हम सेक्शन 2 से शुरू करेंगे, या हम जहां से भी हमको ठीक लगेगा वहां से शुरू करेंगे मंडे से। ओके बाय। नमस्ते ओके, प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए। सर नमस्ते। प्रणाम सर। नमस्ते।